हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप देखिए होता क्या है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज़ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर ऑब्जर्विंग हाईली मैग्नीफाइड इमेजेस ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। मतलब ये होगा कि जो हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो होता है, जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, जो जो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, बहुत ही छोटे ऑब्जेक्ट जो होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा बड़ा देखने के लिए हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। ओके, ये है हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप। देखिए इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, ये कैसे काम करता है, होता क्या है। कंस्ट्रक्शन हमारे देखिए, टू कन्वेक्स लेंस फिटेड एट वन एट द फ्री एंड्स ऑफ द ट्यूब। यानी हमारे पास क्या होता है कि जैसे कि देखिए ये जैसे कि हमारे पास एक ट्यूब होती है ऐसे, और यहाँ पर जैसे हमारे पास दो कन्वेक्स लेंस होते हैं, उसको हम यहाँ पर फिट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर दो कन्वेक्स लेंस है, ये दो कन्वेक्स लेंस है, इसको यहाँ पर हम फिट करते हैं। तो एक आपके पास होता है ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, जिसकी स्मॉल फोकल लेंथ होती है। यहाँ पर एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, स्मॉल फोकल लेंथ है इसकी। और दूसरा होता है हमारे पास आई लेंस, जिसकी लार्ज फोकल लेंथ और लार्ज अपर्चर होता है। इसका छोटा अपर्चर होता है और स्मॉल फोकल लेंथ, यानी फोकल लेंथ भी कम होती है इसकी। और यहाँ पर इसकी फोकल लेंथ भी ज़्यादा होती है और यहाँ पर इसका अपर्चर भी ज़्यादा होता है आई लेंस का। ओके, अब यहाँ पर क्या है कि ए बी हमारे पास कोई भी एक स्मॉल ऑब्जेक्ट्स है, जिसको हमने एक प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस होती है, इसके ऊपर हमने यहाँ पर उसको रख रखा है। तो इसके द्वारा यहाँ पर उसकी क्या बन रही है, एक रियल इन्वर्टेड और लार्ज इमेज यहाँ पर उसकी बन रही है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि अब ये जो आई लेंस है, इसके लिए यहाँ पर ये क्या करेगा, इसका ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, और इसके लिए यहाँ पर इसकी जो इमेज बनी है वो ये हाईली मैग्नीफाइड इमेज बनी है और वर्चुअल इमेज बनी है। ओके, देखिए इसको दोबारा से हम इसको एक नए डायग्राम से हम इसको समझते हैं। देखो जैसे हमारे पास क्या है, यहाँ पर ये हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव लेंस होता है। ओके, ये हमारे पास एक आई लेंस होता है। इन दोनों को हम यहाँ पर फिट करते हैं, एक हमारे पास ट्यूब होती है उसमें फिट करते हैं, और रैक और पिनियन अरेंजमेंट से हम उसको सेटल करते हैं। जो हमारे पास कम या ज़्यादा जो भी हमें आगे पीछे जो करना होता है इनको, उससे हम इसको अरेंजमेंट करते हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव लेंस है, इसके सामने हमने यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर एक फोकल लेंथ होती है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी एक फोकल लेंथ होती है। ओके, तो इसके सामने यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट को रखा है। तो रखने के बाद देखिए यहाँ से रेज गई, जाने के बाद पहली जो रेज होगी वो एफ के अंदर से निकल गई। ओके, जो दूसरी रेज है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पर सॉरी सी से ऑप्टिकल सेंटर भी बोलते हैं हम इसको, ओ से भी डिनोट करते हैं, और हमने यहाँ पर इसको C1 से डिनोट कर रखा है। तो ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ से उसके सीधी पास होगी, जैसे कि मिरर के अंदर से वो पास होती थी, वैसे यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है विदाउट डेविएशन, सीधी जाती है। तो ये सीधी निकल गई। मान लीजिए कि वो यहाँ पर मिलती है, यहाँ पर मिलने के बाद एक इमेज बन गई हमारे पास। इस ऑब्जेक्ट के लिए इमेज बनी कौन सी, A डैश B डैश, ये इमेज बनी है। जो हमने जो नोट्स में पढ़ रखा है वो ये था कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट था ए बी, उसके लिए इमेज बनी है रियल इन्वर्टेड और लार्ज इमेज A डैश B डैश। ओके, दूसरी बात हमारे पास ये है कि अब ये जो हमारे पास जो इमेज आ रही है, ये अब इस आई लेंस के लिए इमेज का काम कर रही है। ये इसके लिए इमेज का काम करेगी, ये इमेज है ना, ये इसके लिए सॉरी ऑब्जेक्ट का काम करेगी। अब ये हमारे पास बन गया एक ऑब्जेक्ट। ओके, तो अब यहाँ से क्या होगा कि हमारे पास ये जो ऑब्जेक्ट बना है, अब यहाँ पर हमारे पास मान लीजिए कि आई है, आगे हम इससे यहाँ पर देख रहे हैं, तो यहाँ से एक रेज तो यहाँ से चली गई विदाउट डेविएशन, यहाँ सीधी चली गई। दूसरी जैसे कि एफ ई, यानी आई लेंस जो है उसकी फोकल लेंथ ही होगी एफ ई। यहाँ पर भी एफ ई है, मान लीजिए कि ये एफ ई है, जैसे आपका एफ ओ और एफ ओ था, यहाँ पर एफ ई है। तो दूसरी रेज कहाँ से, यानी पहली तो यहाँ से आ गई, अब यहाँ से जाएगी ना दूसरी रेज, तो यहाँ से आ गई हमारे पास दूसरी रेज, इसके अंदर से यहाँ पास होगी। ओके, तो इसकी इमेज कहाँ बनी, यहाँ बन गई। ओके, तो यहाँ जो इमेज बनी है उसकी, ये कैसी इमेज बन गई, इस जो ऑब्जेक्ट है इसके लिए यहाँ पर वर्चुअल इमेज और हाईली मैग्नीफाइड, यानी बहुत बड़ी इमेज यहाँ पर उसकी बन गई है A डबल डैश और B डबल डैश। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इसको थोड़ा सा आगे उस पर ऊपर थोड़ा सा बढ़ा दिया। ठीक है, बढ़ाने के बाद क्या हमने यहाँ से एक रेज डाली
और इसको यहाँ मिला दिया हमने, जो यहाँ पर एंगल अल्फ़ा बना है। ठीक है, दूसरी बात समझिए, ये जो एंगल हमारे पास बन रहा है ये है बीटा एंगल। ओके, ये होता क्या है, यहाँ पर जो हमारे पास मैग्नीफिकेशन होती है उसके लिए हम यहाँ पर इसको यूज़ करते हैं। अब देखिए इसकी मैग्नीफिकेशन कैसे निकालेंगे और हमने अल्फ़ा और बीटा एंगल इसको क्यों लिखा है, हम इसको यहाँ पर पढ़ेंगे। ओके ओके गाइस, तो नेक्स्ट हमारे पास ये था कि हम इसकी मैग्नीफिकेशन कैसे निकालेंगे, यानी हम इसकी मैग्नीफाइंग पावर कैसे निकालेंगे। तो हमारे पास ये होगा कि मैग्नीफाइंग जो पावर हमारे पास होती है वो ये होती है, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय द फाइनल इमेज थ्रू द ऑब्जेक्ट एट द आई बोथ आर एट लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। यानी जो हमारे पास रेशियो होता है, यानी एम जो हम यहाँ पर निकालते हैं, मैग्नीफिकेशन जो निकालते हैं वो ये होती है हमारे पास बीटा बाई अल्फ़ा, यानी जो हमारे पास फाइनल इमेज बनी है आई के ऊपर और दूसरी जो ऑब्जेक्ट के ऊपर बनी है वो। ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो इमेज बनी है वो और जो फाइनल इमेज जो बनी है हमारे पास वो, इन दोनों का जो रेशियो होता है हमारे पास वो होता है एम, यानी मैग्नीफिकेशन। एम इज इक्वल टू बीटा बाई अल्फ़ा। अल्फ़ा एंगल यहाँ पर देखिए, ये जो हमारे पास अल्फ़ा एंगल है, ये अल्फ़ा एंगल कब होता है, जब हम यहाँ से कोई भी, यानी जो हम माइक्रोस्कोप के द्वारा, यानी दूसरा जो लेंस वगैरह हम यूज़ नहीं करते, यानी हम ये कहते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम जब सीधी आँखों से देखते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास यहाँ पर कोई ऐसे ऑब्जेक्ट हो और यहाँ से हम इसको देख रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो होते हैं सीधा वो अल्फ़ा होता है, और बीटा का मतलब यहाँ से ये इसको कितना मैग्नीफिकेशन, यानी कितनी बड़ी इमेज करके यहाँ पर दिखा रहा है, ये लेंस कितनी बड़ी इमेज करके यहाँ पर हमें दिखाएगा, वो उसका होता है बीटा, इसलिए हमने इसको बीटा लिखा है। ये हमारे पास बीटा यानी फाइनल इमेज के लिए, ये फाइनल इमेज बनी थी तो उसके लिए यहाँ पर बीटा, और ये हमारे पास ऑब्जेक्ट के लिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारे पास ये इतना ही है, ये दोनों। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास अल्फ़ा एंगल। ओके, अब देखिए ये जो हमारे पास है एम इजिकल टू बीटा बाई अल्फ़ा, अगर ये जो हमारे पास जो एंगल बने हैं बीटा अल्फ़ा और बीटा, अगर ये छोटे एंगल होते, बहुत ही स्मॉल एंगल होते, तो हमारे पास क्या लिखते हैं हम इसको, टेन बीटा और टेन अल्फ़ा से हम इसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं उसको। ओके, बीटा इजिकल टू नियर इक्वल टू टेन बीटा होता है और अल्फ़ा नियर इक्वल टू टेन अल्फ़ा के बराबर होता है, इसलिए हमने इसको क्या लिख दिया, एम इजिकल टू टेन बीटा बाई टेन अल्फ़ा से हमने इसको डिनोट कर दिया। अब देखिए हमें यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन से क्या निकालना है, टेन बीटा और टेन अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से टेन बीटा की वैल्यू कितनी आएगी, अब देखो टेन बीटा निकालना है, तो टेन बीटा कहाँ पर है, ये हमें बीटा है हमारे पास, तो हम यहाँ पर कौन सी ट्रायंगल लेंगे, ये वाली। ठीक है, तो बीटा की वैल्यू यहाँ पर निकालेंगे तो आप ये भी ले सकते हैं यहाँ से, क्योंकि ये भी इमेज है आपके पास में और ये भी है, दोनों यहाँ से कोई भी ट्रायंगल, ये भी ट्रायंगल है और ये भी ट्रायंगल है बड़ी वाली। ओके, तो यहाँ से मान लीजिए हमने ये लिया ए डैश बी डैश सी टू। ओके, ये ट्रायंगल यहाँ पर हमने ले रखी है। ठीक है, तो यहाँ से टेन बीटा निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, क्या वैल्यू लिखेंगे हम इसको, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है, ये देखिए ये रहा, ये हो गया ए डैश बी डैश भी लिख सकते हैं हम इसको, या फिर हमारे पास जो वैल्यू होती है ए डबल डैश बी डबल डैश, तो भी आपके पास ये बीटा ही एंगल यहाँ पर निकल के आएगा। ओके, तो देखिए ओके गाइज, तो यहाँ पर ये था कि जो हम टेन बीटा वैल्यू जो हम निकाल रहे हैं यहाँ पर, तो टेन बीटा मान लीजिए कि हम यहाँ से जो वैल्यू निकाल रहे हैं टेन बीटा, तो मान लीजिए कि आपने इसको ले सकते हैं हम यहाँ पर, या भी इसको भी ले सकते हैं क्योंकि दोनों एंगल यहाँ पर हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ पर हम वैल्यू दे रहे हैं टेन बीटा इज इक्वल टू ए डबल डैश बी डबल डैश सी टू। ओके, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई है टेन बीटा की, ये ए डबल डैश बी डबल डैश, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर ए डबल डैश बी डबल डैश और बेस आपके पास क्या है, ये लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी बी डबल डैश सी टू, तो आपने यहाँ पर लिखा इसको। ओके ओके गाइस, तो नेक्स्ट हमारे पास ये था टेन अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी। टेन अल्फ़ा आपके पास ये है ऊपर वाले में, तो टेन अल्फ़ा कितना हो गया, ये भी आपके पास क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर ए वन या ए डैश आपने जो यहाँ पर लिख रखा है, तो यहाँ पर जो वैल्यू आपने लिख रखी है, देखो इसने यहाँ पर ए डैश लिख रखा है, तो आप इसको यहाँ पर आप इसको ए डैश लिख सकते हैं। ओके, ए डैश लिख सकते हैं। अब देखिए ये वैल्यू बन गई आपके पास टेन अल्फ़ा,
तो ये बन गया परपेंडिकुलर A1 या A डैश B डबल डैश और बेस B डबल डैश C2, ये बेस बन गया क्योंकि ये ट्रायंगल है आपके पास, ये ट्रायंगल है, ठीक है। तो ये वैल्यू यहाँ पर आ गई। अब देखो सेकंड इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में से हमारे पास tan बीटा और tan अल्फा आ गया। अब इन दोनों को इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन के अंदर यहाँ पर क्या करना, हमें पुटअप करना है। जैसे आप पुटअप करेंगे तो आपके पास क्या निकल के आएगा, ये देखिए C2B डबल डैश, दोनों में से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया है। कैंसिल आउट होने के बाद आपके पास क्या बच गया, A डबल डैश B डबल डैश अपॉन में A1 B डबल डैश, ये वैल्यू आपके पास बच गई। अब देखिए इस वैल्यू में हमने क्या किया, A डबल डैश B डबल डैश और A1 ये था A1 B डबल डैश, इसमें क्या कर दिया A1 B डैश A1 या आपने जो लिखा A डैश B डैश और A डैश B डैश से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया दोनों से, तो कोई फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ध्यान दें दोनों से कैंसिल हो जाएंगे, यही बचेगा आपके पास दोनों वैल्यू। ओके, तो हमने इसको यहाँ से डिवाइड कर दिया। हमने इसको डिवाइड इसलिए कर दिया क्योंकि आपके पास जो ME होता है, ME किस में था हमारे पास, जो हमने सिंपल माइक्रोस्कोप जो पढ़ा था उसमें था आपके पास ये वैल्यू, कौन सी, क्योंकि ME जो आपने पढ़ा था I के लिए 1+D/F या E भी लिख सकते हैं, FE भी होता है, एक ये बन गया आपके पास, ठीक है। ये तो किसकी वैल्यू आ गई पास, इसकी वैल्यू आ गई आपके पास A डबल डैश B डबल डैश और A डैश B डैश, इसकी वैल्यू आपके पास ये बन गई 1+D/F। ओके, ये आपको पता थी पहले से क्योंकि ये मैग्नीफिकेशन होती है ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। तो यहाँ से देखिए अब आपके पास जो बच गया M जो है दूसरा, ये भी M के बराबर है क्योंकि ये जो होता है ये ME हो गया आपके पास, या M नोट ऑब्जेक्ट के लिए हो गया, ये मान सकते हैं, ये आपके लिए ऑब्जेक्ट के लिए हो गया और ये इमेज के लिए हो गया, ऐसे मान सकते हैं हम इसको, ठीक है। ओके गाइज, तो आगे हमारे पास ये था कि जो आपके पास जो वैल्यू है, अब आपके पास जो वैल्यू बच गई ये A डैश B डैश अपॉन में A डैश और B डबल डैश, ये वैल्यू बच गई। अब देखो ये जो आपके पास वैल्यू है आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं या फिर आपके जो नोट्स में लिख रखा है वैसे आप इसको कर सकते हैं। देखिए M आपके पास ये भी मैग्नीफिकेशन है, इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर ME और इसको हम क्या लिख सकते हैं MO, क्योंकि ये इमेज के लिए यानी आई के लिए है और ये आपके लिए ऑब्जेक्ट के लिए, तो इसको हम यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, ये बन गया ME के लिए और ये आपके लिए है MO यानी ऑब्जेक्ट के लिए। अब देखो अब ये जो आपके पास आ रही है ये हमने सेम यहाँ पर लिखा। अब देखो यहाँ पर जो आपके पास में हमने दो ट्रायंगल ले रखे हैं, कौन कौन सी, ये देखिए इधर ये जो आपके पास ट्रायंगल है ABC1, ये आपके पास AB और C1, ठीक है। दूसरे आपके पास कौन सी है A डैश B डैश C1, दूसरे आपके पास कौन सी होगी A डैश, ये हो गई A डैश B डैश A डैश B डैश और C1, यानी ये और ये पूरी ट्रायंगल यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये ट्रायंगल। अब देखिए A डैश B डैश जो आप मिरर में भी करते थे लेंस में भी करते थे वैसे आपको यहाँ पर लिखना है A डैश B डैश, तो आपके पास कौन सी वैल्यू आ गई A डैश B डैश, ये A डैश B डैश अपॉन में AB और C1 B डैश अपॉन में C1B, ठीक है। ये हमने इसको लिख दिया यहाँ पर, एक बार इसके ट्रायंगल करिए और एक बार इस ट्रायंगल के हमने इसको लिख दिया है। ओके, नेक्स्ट देखिए आगे। ओके गाइज, तो नेक्स्ट आपके पास ये है कि जो आपने जो वैल्यू लिखी थी वो आपके पास ये रही। दूसरी बात ये हमारे पास है कि ये जो आपके पास वैल्यू हमने लिखी है A डैश B डबल डैश, ये देखिए ये जो लाइन है ये किसके इक्वल है AB के, क्योंकि ये और ये दोनों आपस में बराबर, देख लीजिए हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक इन दोनों की आपस में बराबर है, तो हमने इसको यहाँ पर बराबर लिख दिया, तो ये हो गई इसके बराबर, ठीक है। तो जो आपके पास अभी जो पहली क्वेश्चन जो हमने पीछे लिखी थी अभी वो इसके क्या हो गई है इक्वल हो गई है, तो इसलिए हमने इसको क्या लिख दिया ये सेम, ठीक है। अब देखो ये जो आपके पास वैल्यू आ रही है B डैश C1, देखिए B डैश C1 यहाँ से लेके और यहाँ तक क्या है आपके पास V नोट,
ये लिख रखा है हमने वी नोट, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट की के लिए इमेज बन रही है यहाँ, ये ऑब्जेक्ट यहाँ रखा था तो उसकी इमेज यहाँ बनी थी, इसलिए हमने इसको लिखा वी नोट, क्योंकि ये डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक ये। और दूसरे देखिए B C1, B और C1 यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, देखिए ये U लिख रखा है हमने किसके लिए, ऑब्जेक्ट के लिए, यानी UO, और लेफ्ट में है इसलिए क्या आ जाएगा माइनस का, तो ये आ जाएगा माइनस का U नोट। ओके, तो ये वैल्यू आ गई आपके पास में। इस वैल्यू को उठा के हम कहाँ रखेंगे, जो पहले जो आपके पास इक्वेशन आ रही थी कौन सी, ME और MO, वहाँ पर हम इसको रखेंगे। तो ME तो आपको पता था पहले से ही 1 + d/Fe, क्योंकि आपके पास जो M था, देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ उसको, यहाँ लिख देते हैं वी नो दैट M = ME इंटू में MO। ओके, तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, ये जो वैल्यू आ रही थी ये किसके लिए आ रही है, MO की वैल्यू आ रही है, ठीक है, तो इसलिए हमने इसको यहाँ पर लिख दिया ये। तो ये हो गया आपके पास ME की, तो आपके पास पहले से ही थी 1 + d/Fe, MO की ये वैल्यू आ गई वी नोट माइनस का U नोट, हमने यहाँ रख दिया, ठीक है। तो इसको आगे पीछे लिख लेते हैं हम, इसको आगे लिख दिया हमने, इसको बाद में लिख दिया है। ओके, अब देखिए, अब हमने कहते हैं कि इफ़ ऑब्जेक्ट इज क्लोज टू द ऑब्जेक्टिव लेंस, अगर ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्टिव लेंस के बिल्कुल क्लोज हो तो आपके पास U नोट किसके बराबर हो जाएगा, F नोट के। अब इधर देखिए, ये जो आपके पास में ये ऑब्जेक्ट था U नोट, इसको हम U नोट लिख सकते हैं, ये जो वैल्यू आ रही है, अगर ये ऑब्जेक्ट F नोट के क्लोज हो जाए तो हम U नोट को क्या लिखेंगे, F नोट लिखेंगे, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया, अब इसके क्लोज मानना है हमने F नोट के, तो इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, यहाँ पर U नोट को F नोट के क्लोज मानना है। दूसरी बात, जो V नोट है वो L का मतलब ये हो गया यहाँ से लेके इस लेंस से लेके और इस लेंस तक की डिस्टेंस दोनों के बीच की क्या हो गया हमारे पास, L है, ठीक है, लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप ट्यूब, ठीक है, ये होती है लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप ट्यूब यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके, तो ये हो गया वी नोट किसके बराबर हो जाए, नियरली इक्वल टू मान लिया L के बराबर, यानी वी नोट हमारे पास क्या था, ये इमेज VO जहाँ पर आ जाए वो ऑब्जेक्ट के लिए, तो ये V का मतलब इमेज, ऑब्जेक्ट के लिए इमेज यहाँ बनी, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा था तो ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए इमेज यहाँ बनी, तो इसलिए हमने इसको वी नोट लिखा है। अब ये जो वी नोट आपके पास में जो वैल्यू आ रही है, इस वी नोट को किसके इक्वल मानना है, L के, मतलब ये इमेज अगर यहाँ बन जाती इस लेंस पे तो क्या हो जाता हमारे पास, ये इसके इक्वल हो जाता है, L और ये दोनों क्या हो जाती है आपस में बराबर, यानी वी नोट C1 और C2 के क्या हो जाता, बराबर हो जाती, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा था, यहाँ पर इसकी इमेज यहाँ बन जाती। तो हम मान लेते कि जो C1B' था आपके पास, ये जो C1B' है ये C1C2 के बराबर हो जाता। ओके, इसलिए हमने क्या कर दिया, इसको L के बराबर मानना है, किसको, वी नोट को, तो यहाँ पर हमने वी नोट को L के नियरली इक्वल टू मानना है, ठीक है। इसलिए आपके पास में वैल्यू बन गई ये M = L में F नोट, ये देखिए इसको L मान लिया तो ये L, और ये आ गया आपके पास में F नोट, U नोट को आपने माना F नोट, और मोड में ले लेते हो गया आपके पास प्लस का, इसलिए L/F नोट 1 + d/F, ये रिजल्ट है इसका M आपके पास आ गई कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए। ये आपके पास एक इम्पोर्टेंट जो टॉपिक था कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आप ढंग से कर लेना। ओके गाइस, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।